चलिए बेटा, तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किए थे और थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर हम कंटिन्यू में रखे थे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का सीधे हीट की बात करेंगे हम लोग, और हीट में क्या होता है ये आपको डिटेल मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना। हीट के केस में क्या क्या आपको देखना है, एकदम आसान है, लाइन बाय लाइन आपको मैं पढ़ाऊंगा, अच्छा लगेगा, लाइन बाय लाइन समझ में भी आएगा। देखो हीट क्या होता है, हीट जो होता है मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस होता है, यानी किसी भी हॉट बॉडी के मेजरमेंट को बताता है हीट। यानी कह सकते हो हीट इट इज द मेजरमेंट ऑफ हीट, इट इज द मेजरमेंट ऑफ हीट। बात समझ में आई? इट इज द मेजरमेंट ऑफ हीट। क्यू ट्रांसफर, क्यू क्या होता है? हीट होता है। हीट का ट्रांसफर एक हॉट बॉडी से यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है, ये अपना क्या कहलाता है? हीट का ट्रांसफर होता है। यानी ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी या हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यही ना बात होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो स्मॉल क्यू होता है वो हीट जो होता है ना, वो पाथ फंक्शन होता है, वो स्टेट फंक्शन नहीं होता, वो स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये हुआ कि ये पाथ फंक्शन है, तो ये कहने का मतलब होता है कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है हीट का कम होना या ज़्यादा होना। ठीक है, अगर हम सीधे मान लो हमारा टारगेट एक जगह से दूसरे जगह जाना है और हमारा टारगेट जब वो डिस्टेंस 10 किलोमीटर है तो वहाँ पे बॉडी से हीट कम निकलेगी। हम वही रास्ते को 35 किलोमीटर रिवर्स होके चले तो वहाँ पे हीट क्या होगा? हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा पाथ चेंज हो चुका है। जब पाथ बदलेगी तो पाथ से कनेक्टेड हीट की वैल्यू भी बदल जाएगी। बोलिए समझ में आ गया? तो ये है। देखो अब भैया यूनिट की बात किया जाए, यूनिट क्या होता है? तो यूनिट इसका जूल या किलो जूल या कैलोरी होता है। और कन्वर्जन जब देखिएगा ना तो 1 लीटर एटीएम, बैठ जाइए भाई साहब, 1 लीटर एटीएम जो होता है वो 101.3 जूल होता है। क्योंकि भाई साहब मुझे कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल के टाइम पे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। और 1 कैलोरी जो होता है ना बेटा जी, 1 कैलोरी वो 4.18 जूल होता है। या आप यूं कहें अपने न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए 4 पॉइंट जूल कर लेते हैं। बोलिए ठीक, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ कहानी इसके साथ मिलता है। दूसरी बात, अगर भैया आप इलेक्ट्रॉन बोल्ट को जूल में ले जाना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन बोल्ट को जूल में ले जाना चाहते हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन बोल्ट जो होता है ना बेटा वो 10 टू दी पावर 1.6 10 टू दी पावर -19 जूल होता है। बोलिए बात बराबर है? क्लियर है? इसके बाद क्या कर रहा है कि अगर अर्ग में आपको वैल्यू निकालना भाई साहब, तो 1 जूल जो होता है वो 10 टू दी पावर 7 अपना अर्ग के बराबर होता है। तो ये अपना जो होता है ना वो एक कन्वर्जन होता है यूनिट का, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। क्लियर हो गया? अब एक न्यूमेरिकल जरा हम लोग बात कर लें कि न्यूमेरिकल्स में क्या क्या दिखता है। पढ़ना पड़ेगा न्यूमेरिकल। गैस कम एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब वॉल्यूम का बढ़ना। गैस बेटा एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंडेशन मतलब होता है कि वॉल्यूम कम से ज़्यादा आ जाना, हाई बढ़ना। तो इन अ कंटेनर फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर, यानी गैस 1 लीटर था, एक्सपेंड होकर के 2 लीटर हो गया। देन फाइंड द वर्क डन बाय द गैस। अब अगर याद रखिएगा कहीं लिखा है एक्सपेंड फ्रीली, देखो बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिकल टर्म है ये, टेक्निकल सवाल, आप बड़ा बड़ा सवाल रहेगा ना, एक टर्म आपको बता देगा आंसर। लिखा है यहाँ फ्री, लिखा है फ्री, यहाँ पे फ्री लिखा हुआ आपको दिख रहा है, फ्री लिख रहा हुआ है। और फ्रीली का मतलब होता है कि फ्री एक्सपांसन। और जैसे ही फ्री एक्सपांसन होता है तो बेटा वहाँ प्रेशर
जो प्रेशर होता है वो अपना क्या होता है, P एक्सटर्नल 0 हो जाता है। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं। जब कहीं भी अपने सवाल में बेटा जी फ्री एक्सपांसन लिखा हो, कहीं भी बेटा फ्री एक्सपांसन लिखा हो, तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब प्रेशर 0 हो जाएगा तो हम लोग बहुत पहले ही डिराइव कर चुके हैं कि P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है फॉर्मूले में वर्क डन। बेटा वर्क जब निकालोगे तो प्रेशर 0 है तो वर्क भी तो 0 आ जाएगा। बोलिएगा, वर्क भी तो 0 आ जाएगा। तो ये सब बातें होती हैं। तो देखो सवाल देखना है, बस उसके टर्म देखो, बाकी सब काम हो जाएगा। दूसरे सवाल पे आते हैं भाई साहब। अ गैस इज कंप्रेस्ड। अब गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है, और प्रेशर लगाने से वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है कि नहीं। तो प्रेशर, एक सिलेंडर आपने ले रखा, सर इसमें गैस भरा हुआ था, ठीक है। पहले जब गैस बेटा था तो ये अपना 20 लीटर था, लेकिन जब आपने पिस्टन लगाया और पिस्टन ने ऊपर से प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम बाद में क्या हो गया, 8 लीटर हुआ। और ये बोल रहा है कि आप कितना प्रेशर लगाइए, 2 ATM का प्रेशर लगाइए। कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप 2 ATM का प्रेशर लगाइए ताकि वो 20 लीटर से 8 लीटर हो जाए। तो कह रहा है कि अब वर्क डन बताइए। तो क्या दिक्कत है, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V आपको पता ही है। तो -2 ATM दिया हुआ है और V2 अपना कितना है, V2 कितना बेटा, ये अपना V1 है और ये अपना क्या है, V2 है। तो 8 - 20 हो जाएगा बेटा, 2 इंटू -12 हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा। बोलिएगा, तो वर्क डन प्लस में आ रहा है। इसका मतलब कि सिस्टम पे काम किया गया। सिस्टम पे क्या किया गया, काम। मतलब अगर ये सिस्टम है तो सिस्टम पे कौन काम कर रहा है, सिस्टम पे काम कर रहा है सराउंडिंग। यही तो मैंने आपको पढ़ा रखा था कि वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बोलिए, यही तो मैंने बोला था कि वर्क डन अपना क्या होगा, यहाँ प्लस में आ जाएगा। ठीक ठीक है भाई साहब, चलिए आगे देखा जाए। आगे चलिए, फिर वही सवाल मैंने आपको बताया है कि ये कैसे होता है। अब अगर ये, अच्छा एक चीज और था ना, लीटर ATM में हम लोग निकाले थे, जूल में निकालना है इसको ना। तो लीटर ATM में अगर था तो लीटर ATM में ही लेना पड़ेगा ये, क्योंकि ये देखो ये ATM में था, ये लीटर में, तो यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर ATM हो जाएगा। और जब लीटर ATM को जूल में बदलोगे तो पहले ही मैंने आपको एक यूनिट कन्वर्जन मैंने बता रखा है कि लीटर ATM को कैसे निकालेंगे। वर्क डन 24 अपना लीटर ATM दिया हुआ है, सुनिएगा ध्यान से। वर्क डन 24 लीटर ATM लिखा हुआ है, और आप पहले ही से पढ़े हो कि सर 1 लीटर ATM जो होता है लगभग 101.3 जूल होता है कि नहीं। तो बेटा वर्क डन इज इक्वल टू होगा 24 इंटू 101.3 जूल, और ये जो आंसर आ जाएगा ये 2424 आया है। एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि साइन का कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना दिखता है, नेक्स्ट टॉपिक अपना दिखता है कि आप बताइए मुझे कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ध्यान से सुनना। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। इंटरनल एनर्जी जो होता है वो सम ऑफ क्या होता है, ऑल काइंड ऑफ एनर्जी होता है। जितने भी टाइप के एनर्जी होते हैं वो सारे दिख नहीं रहा है। अरे तो वो हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए तो लिख रहे हैं। देखिए कोई बात नहीं है बेटा जी। इंटरनल एनर्जी जो होता है ना भाई साहब, इसको आप चाहें तो ई से निकालिए, यू से लिखिए, वो आपकी इच्छा है, आपका फ्रीडम है। आप चाहो तो यू से लिख सकते हो, चाहो तो ई से लिख सकते हो इंटरनल को।
और ये इंटरनल एनर्जी दुनिया के जितने भी एनर्जी होते हैं उन सबका सम होता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी रोटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितने भी होते हैं बेटा जी, वो सारे अपना क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं, इन सम ऑफ ऑल काइंड, वही इंटरनल एनर्जी की कैटेगरी में आता है। बात समझ में आ गया? अब सुनो ध्यान से। सर ये इंटरनल एनर्जी है क्या? इंटरनल एनर्जी बेटा स्टेट फंक्शन होता है। तो इसीलिए हम इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो वी कांट फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। बेटा हम एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ और सिर्फ चेंज निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ चेंज निकालते हैं। मतलब आप यूं कहें कि हम डेल्टा ई निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा ई जो है ना, ई जो होता है ना बेटा, वो अपना स्टेट फंक्शन होता है। और स्टेट फंक्शन जो होता है भाई साहब, वो कहाँ रहता है? वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मॉर्निंग में हमने खूब खीर पूड़ी खाया तो हमारी बॉडी की एनर्जी 50 किलो जूल बढ़ गई, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। शाम को हमने काम करके घर आया तो एनर्जी मुझे 20 किलो जूल घट गई, ये नहीं बोल सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये बता सकते हैं कि बॉडी के अंदर एनर्जी कम हुआ है। तो सुबह हेल्दी थे, शाम को थोड़ा थकान हुआ, मतलब एनर्जी में चेंजिंग आ गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? बात क्लियर हो गई? तो ये चीज़ें हैं। तो सर हम करेंगे क्या? हम कर सकते हैं कि ए से बी हम जा रहे हैं, इसका इंटरनल एनर्जी EI था इनिशियल और इसका फाइनल था। भैया हम सिर्फ चेंज निकाल सकते हैं, तो E फाइनल माइनस E इनिशियल, सिर्फ ये निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ हम डेल्टा E बेटा जी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही बोल चुका है कि हम स्टेट फंक्शन है। क्योंकि हमने बोला था कि जितने कैपिटल लेटर वाले होते वो सारे स्टेट फंक्शन होते हैं। बताइए, बताया था कि नहीं बताया था? तो ये चीज़ें हैं। तो आपसे कुछ और पूछ लिया जाए कि आप एक बात बताइए, इंटरनल एनर्जी डिपेंड किस पे करता है? तो आप एकदम जवाब दीजिएगा, मुंह पे ही बोल दीजिएगा कि सर जो इंटरनल एनर्जी होता है वो डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे। अगर मैं टेम्परेचर किसी सिस्टम का बढ़ाता हूँ तो उसके अंदर की जो इंटरनल एनर्जी होएगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? हाँ। आप डेल्टा ई मतलब सिर्फ मेजर कर सकते हैं? डेल्टा ई मेजर सिर्फ चेंजिंग का कर सकते हैं। सर चेंज करने के लिए फाइनल और इनिशियल पता होना वो वैल्यू दिया रहेगा ना सवाल में, वैल्यू तो दिया ही रहेगा। आइए, वैल्यू तो सब दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमसे अलग अलग प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा अलग अलग प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी। जैसे आपसे कह दिया कि एक बात बताइए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होगा? बेटा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होगा? तो सर आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर 0, और आपको मैंने पढ़ाया है कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप कह सकते हो कि सर जब आप टेम्परेचर 0 बोल रहे हैं तो एनर्जी भी 0 होगा। जब आप टेम्परेचर 0 बोल रहे हैं तो एनर्जी भी 0 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सर फॉर साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा? सर फॉर साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा? सर साइक्लिक प्रोसेस में मान लीजिए मैं A से B गया और वापस B से A गया, इसका इंटरनल एनर्जी E1 है और इसका इंटरनल एनर्जी E2 है। एनर्जी सेम, बस मैग्नीट्यूड अलग हो, न्यूमेरिकल वैल्यू भाई प्लस माइनस में रहेगा ना। तो याद रखना साइक्लिक प्रोसेस के लिए जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ रहे हैं कहानी? हाँ पानी जी। ठीक है, तो सारे प्रोसेस के लिए बेटा जितने भी साइक्लिक प्रोसेस होते हैं
उन सब के लिए स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। कोई तकलीफ? आगे चलिए। अब मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, क्योंकि सवाल भी वहीं से आता है, एक दो सवाल आपको यहां से भी मिल जाएगा। तो आपको मैं बताता हूं, फ्लोट का मतलब क्या होता है बेटा जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कहता क्या है, एक्चुअली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक्सप्लेनेशन करता है। एक्चुअली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, एनर्जी को कंजर्व किया जाए, यही हमारी थियरी है। तो कैसे कंजर्व किया जाए, कहता है कि एक सिस्टम है जिसकी खुद की इंटरनल एनर्जी U1 है, इधर से इसको हीट दिया जा रहा है और इधर से इसके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, तो इस सिस्टम की फाइनल एनर्जी बढ़ के U2 हो जा रहा है। एक बॉडी है जिसके अंदर इंटरनल एनर्जी U1 है, उस पे कहीं से हीट दिया गया, उस पे कुछ काम किया गया इस सिस्टम के ऊपर, तो बेटा अगर इसके इंटरनल एनर्जी में कम इंक्रीजिंग होगा तो U2 होगा या E2 होगा। E2 भी लिख सकते हो आप, E2 भी लिख सकते हैं आप, E1 लिख सकते हैं। अब ये तीनों का सम इसके बराबर होता है, यानी E2 इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, E1 प्लस W, और E2 माइनस E1 इक्वल टू Q प्लस W, और डेल्टा E बेटा डेल्टा E क्या हो जाएगा, Q प्लस W। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन होता है। बोलिएगा, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन होता है। कोई तकलीफ? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, समझे? आगे आइए। अब इसके कुछ न कुछ कंडीशन होते हैं बेटा, वो सारे कंडीशन को हम लोग बड़े बखूबी तरीके से देखेंगे। कहता है कि अगर कोई आइडियल गैस ले लिया जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे वहां अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से बेटा जी, फॉर आइडियल गैस अगर आपसे दे दिया, सर आइडियल गैस अपना अगर दे दिया, तो आइडियल गैस का फॉर्मूला आपको भी पता है बचपन से, PV इक्वल टू nRT, पता ही है आपको, पता है कि नहीं? अच्छा ठीक है, अगर आइसोथर्मल यहां भी दे दिया, अगर आपको आइसोथर्मल दे दिया, तो हम लोग बहुत पहले पढ़े कि टेम्परेचर 0 होता है तो इंटरनल एनर्जी भी 0 होगा। और जब बेटा इंटरनल एनर्जी 0 होगा तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि ये इसके बराबर होता है। जब इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा भैया तो ये हो जाएगा। अब इसके पास दो ऑप्शन अपने पास है यहां, या तो Q इक्वल टू माइनस W या W इक्वल टू माइनस Q। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। अगर इसको इधर ले जाओगे तो ये माइनस, W को इधर ले जाओगे तो W माइनस। तो इन दोनों का कुछ मतलब होता है, इन दोनों का कुछ मीनिंग होता है, इन दोनों का कुछ लॉजिकल टर्म होता है। क्या लॉजिकल टर्म होता है भैया? लॉजिकल टर्म ये कहता है कि अगर ये प्लस में है और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हीट प्लस में कब होता है? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो प्लस में होता है। और अगर वर्क माइनस में है तो वर्क डन बाय सिस्टम होता है। ठीक, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क डन माइनस होता है, और अगर सिस्टम पर वर्क होता है तो वर्क डन प्लस होता है। तो क्या कर रहा है? हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम। पहले सिस्टम एनर्जी ले रहा है तब काम करना स्टार्ट कर रहा है, समझे आप? पहले सिस्टम क्या कर रहा है? हीट ले रहा है, पहले खाना खा रहा है तब ना काम करेगा। बिना खाना खाए तो काम करेगा नहीं।
है कि नहीं। तो क्या मतलब हुआ यहाँ सर, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम एंड वर्क डन बाय सिस्टम। पहले सिस्टम ने खूब खाना खाया तब काम करना स्टार्ट किया, यही तो मतलब हुआ। और यहाँ क्या कह रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम, हीट रिलीज बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, समझ रही हैं आप, इज इक्वल टू हीट रिलीज बाय सिस्टम। बेटा हीट रिलीज बाय सिस्टम ये बोल रहा है, नहीं हुआ। बस साइन को आप बताते चलिए, बाकी सारा खेल समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब आपसे अगर साइक्लिक प्रोसेस पूछता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बेटा जी सुनिएगा, अगर आपसे साइक्लिक प्रोसेस पूछता है तो साइक्लिक प्रोसेस में आपको पहले ही मैंने बता रखा था कि जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो सारे जीरो होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था। तो यहां पे भी वही कहानी आएगा कि डेल्टा ई क्यू प्लस डब्लू, सर अगर ये जीरो है तो क्यू प्लस डब्लू आएगा, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्लू और डब्लू इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो ये सारी बातें वही आएंगी जो पीछे हम लोगों ने देखा है। यहां पर भी हम वही बोलेंगे कि हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, साइन देखना भाई साहब, साइन देखना है, एंड हीट वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। यही तो बराबर हो रहे हैं आपस में, ये तो बराबर हुए। ये देखो ये माइनस में है। सर हीट रिलीज बाय सिस्टम, हीट रिलीज बाय सिस्टम एंड इट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम। देखो कितनी बात बोल रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स में यही बेनिफिट है कि आप एक चीज पकड़ो, पकड़ते चले जाओ, सारा आंसर आपको मिलता हुआ चला जाता है। तो ये कहानी होता है। आगे आ जाइए। आइसोथर्मल की बात जब बोलेंगे, आइसोकोरिक सॉरी, तो बेटा जी आइसोकोरिक का मतलब होता है कि वॉल्यूम को आप कांस्टेंट कर दीजिए। अगर आइसोकोरिक आपसे पूछ रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब कि डेल्टा वी कांस्टेंट है। और अगर डेल्टा वी अपना कांस्टेंट है बेटा, तो एक बात बताइए, वर्क इज इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं, बता दीजिएगा मुझे। कैसे वर्क जीरो होगा? क्योंकि वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है क्या? अगर ये जीरो तो क्या वर्क जीरो हो जाएगा? बोलिएगा। अगर ये जीरो तो क्या वर्क जीरो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, डेल्टा ई फर्स्ट लॉ पे यूज करता हूं, तो वर्क जीरो है बेटा जी, तो डेल्टा ई किसके बराबर आ जाएगा? क्यू। और आपने कांस्टेंट क्या लिया था, इधर देखो, वॉल्यूम, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू भी हो जाएगा। बोलिएगा, वॉल्यूम आपने कांस्टेंट किया ना, तो डेल्टा ई क्यू भी। अरे इधर देखा करो ध्यान से। अब सुनो बेटा, फॉर एडियाबाइटिक प्रोसेस, एडियाबाइटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा जी? जहां पे क्यू जीरो हो जाए, हीट जीरो हो जाए। तो जब बेटा हीट जीरो होएगा तो फर्स्ट लॉ में क्यू आता है, यानी डेल्टा ई किसके बराबर हो गया? डब्लू के बराबर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा? डब्लू के बराबर हो जाएगा। क्यों? तो ये चीजें आपको समझ में आता है। अब अगर आपसे पूछ दिया कि आप एक बात बताइए,
आइसोबारिक के लिए क्या किया जाए? आइसो माने सेम, बारिक माने प्रेशर। आइसो मतलब सेम, बारिक मतलब प्रेशर। तो अगर प्रेशर को कांस्टेंट किया जाए तो क्या डेल्टा पी की वैल्यू 0 आ जाएगी? बोलिए भाई, है आएगा। और डेल्टा ई की जो वैल्यू आएगा वो Q प्लस W, और W इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी। तो अगर P 0 तो क्या मैं वर्क डन 0 लिख सकता हूं? क्या मैं वर्क डन 0 लिख सकता हूं? और वर्क डन 0 का मतलब क्या हो जाएगा? Q के बराबर होगा। और आपने प्रेशर कांस्टेंट किया तो ये QP लिखा जाता है। और सही तरीके से बोला जाए तो QP जो होता है वो डेल्टा H के बराबर होता है। QP जो होता है वो डेल्टा H के बराबर होता है। तो आपने दो बात देखी, QB डेल्टा E के बराबर और QP डेल्टा H के बराबर, है ना? डेल्टा H इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, इंथैल्पी चेंज। आगे देखेंगे हम लोग, अभी तो छोटा छोटा खेल है इसमें आ गया है। अब आपको मैं सवाल एक कराता हूं, न्यूमेरिकल कराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो भैया आइसोथर्मल का मतलब क्या कांस्टेंट बोल दिया इसने? टेम्परेचर सेम बोल दिया, कांस्टेंट बोल दिया। वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज फ्रॉम 1 लीटर टू 2। V1 1 लीटर दिया, V2 2 लीटर दिया। इफ हीट एब्जॉर्ब बाई द गैस, गैस मतलब सिस्टम, सिस्टम ने बाहर से एनर्जी लेना स्टार्ट कर दिया तो ये प्लस 500 हो गया। तो फाइंड इंटरनल एनर्जी चेंजेज इन कैलोरी। मेरी बात समझे? इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन किस में निकालना है? कैलोरी में निकालना है। तो पहले आप W निकालिएगा, हीट दे रखा है, W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी से W निकाल लेना, W और Q रख देना, एनर्जी आ जाएगा। देखना यूनिट क्या है, अगर कैलोरी में है तो ठीक है, नहीं तो कैलोरी में ले जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। किससे होता है? जूल का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। देखिए यहाँ से, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है और सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। R की वैल्यू दे रखा है अपने पास। बेटा जी R पहले से दे रखा है, कह रहा R हमारा दिया हुआ इस्तेमाल कर लीजिए, बड़ा हेल्दी R है कि नहीं? ठीक। एक बात बताइए, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T 0 लिख देना, कोई गलती तो है नहीं, है कि नहीं? अब सुनो ध्यान से, इतनी लंबी बात बोला इसने, खूब लंबा चौड़ा सवाल दे दिया, भी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, प्रेशर दे दिया, एनर्जी दे दिया, लेकिन सवाल का आंसर तो 1 सेकेंड का है। टेम्परेचर क्या दिया है? 0 ना। तो अगर टेम्परेचर 0 हो गया तो टेम्परेचर जो होता है भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एनर्जी के। तो जब E 0 है तो डेल्टा E 0 नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा है? अगर T 0 है तो डेल्टा E भी 0 हो जाएगा ना। अगर T 0 है तो डेल्टा E भी तो 0 हो जाएगा। कहाँ कुछ करना उसमें? कुछ करना था उसमें? नहीं, बस 2 सेकंड का सोचना था, लिख देना था आंसर। ठीक है, आगे देखिए, दूसरे सवाल पे चलते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है भाई साहब? सेकंड वाला सवाल जरा बड़ा बखूबी से देख लिया जाए तो आपको भी अच्छा लगेगा। देखो, भरमाने के लिए दे दिया था भैया, जूल में ले चलना, इसको नहीं बोल दिया था। देखिए, वो भरमाने के लिए जूल में बोल रहा था। तो ये सब उसके डाइवर्जन में नहीं आना है, इसके डाइवर्जन में नहीं आना। आप अपनी दिमाग लगाइए और सारा खेल करिए। अब ये कुछ कंडीशन दिया है, ध्यान से सुनिएगा। ये कुछ कंडीशन दिया है, इस कंडीशन को देख लो, काम निकलेगा। क्या कह रहा है कि इन आ क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड का मतलब ना तो क्यूब
हीट ना तो बाहर जाएगा ना तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, यही तो Q 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो अ लिक्विड इज स्टायर विद अ पैडल, लकड़ी से कारा लिक्विड को घुमाइए इसे पैडल से, ठीक। टू इंक्रीज इट्स एनर्जी बाई 500 देन विच इज करेक्ट। अब सुनो, सारी बात सुनो। अगर बेटा इंसुलेटेड है तो Q 0 होगा, Q 0 होगा। सिर्फ Q 0 है तो क्या वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी है? क्या इसके फॉर्मूले में Q आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जब Q नहीं आ रहा है तो बेटा वर्क हम 0 कैसे लिख पाएंगे? नहीं ना होगा 0। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। आइए आगे चलते हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, बहुत सही बात। अगर Q 0 है तो सिंपल सी बात है, वर्क डन 0 नहीं होगा, और वर्क डन 0 नहीं होगा तो डेल्टा ई इज Q प्लस W। जब ये नॉन जीरो है तो ये भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है? तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा सही दिया है। आप भी देख लीजिएगा, सेकेंड ऑप्शन में हम सही चलेंगे। बाकी हीट 0 कह रहा तो कहाँ हीट 0 हो, नॉट इक्वल टू दे दिया ना। तो आइसोथर्मल में इंसुलेटेड में हीट 0 नहीं होता है, तो काहे बोल दिया कि हीट 0 बराबर नहीं होगा? गलत बोल रहा है ना, इसलिए वो गलत हो गया। यहाँ पे भी देख रहा हो Q 0 नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है, यो गलत बोल रहा है। तो जो सही बोलेगा वही तो हम बताएंगे। तो ये कहानी है। समझे आप लोग? आगे चलिए, एक सवाल और बात कर लिया जाए। इफ हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज, यानी Q की वैल्यू बेटा जी प्लस 400 दे रखा है। कोई तकलीफ किसी को? 400 प्लस में, क्योंकि हीट ले रहा है सिस्टम, खा रहा है हीट को, तो वर्क भी आएगा। कह रहा है कि आप E बताइए। आप क्या बताइए? आप क्या बताइए? डेल्टा E। लेकिन उसके साथ बेटा जी एक कंडीशन दे दिया, वर्क डन ऑन सिस्टम। भैया W दे दिया है प्लस 100 जूल। जब W कितना दे दिया? प्लस में 100 जूल दे दिया। तो क्या हम डेल्टा E नहीं निकाल पाएंगे? बोलिए भाई। 400 आई 100 को 100 बना 500, प्लस में बन गया। कितना सोचना है? दूसरे पे आ जाइए, दूसरे पे दोनों लोग आ जाइए। इफ वर्क डन बाय सिस्टम दे दिया इसने, यानी वर्क का वैल्यू का दिया है -100, और अपने पास हीट तो वही दे रखा है 400 जूल। तो क्या हम डेल्टा ई निकाल सकते हैं? क्या हम डेल्टा ई निकाल सकते हैं? बोलिए भाई। तो Q अपना 400 है, अब प्लस माइनस पाइनस, तो ये कितना हो जाएगा? 300 आ जाएगा। कितना कठिन था सवाल? है कोई लेवल? नहीं है, कोई ताकत नहीं, दम नहीं था। आइए, तो ये सवाल बड़ा शानदार था। एक सवाल और बात करते हैं, और उस सवाल के अंदर हम लोग चलते हैं, थोड़ा गहराई में उसको सोचते हैं कि वो क्या बोल रहा है। आइए, ये सवाल जरा एक बार पढ़िएगा आप लोग कि नहीं? पढ़ लीजिए जरा एक बार सवाल ये पढ़ लीजिए, तो हम आगे बात कर रहे हैं। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T 227 डिग्री सेल्सियस at 2 atm pressure is compressed to half of its volume। कंप्रेस किया तो उसका वॉल्यूम आधा हो गया, घटा रहा है ना। बाई अप्लाइंग अ कांस्टेंट प्रेशर अप टू 4 atm, देन वर्क डन ऑन और बाई सिस्टम एंड हीट एब्जॉर्ब और रिलीज। पूछ रहा है कि वर्क बाई द सिस्टम होगा या वर्क ऑन द सिस्टम होगा। वर्क बाय द सिस्टम होगा
या वर्क ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है, तो आपको सब कुछ दिया है, बस आपको वॉल्यूम नहीं दिया हुआ था। तो जब वॉल्यूम नहीं देता है ना तो बड़ा तकलीफ होता है। तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा PV = nRT के फॉर्मूले से, गैस इक्वेशन। और वहाँ N 2 मोल दे रखा है, R कैलोरी में 0.0 लीटर एटीएम में 0.083 होता है। टेम्परेचर 27 को 300 बदल लो, 273 ऐड करके। प्रेशर भैया अगले दे रखा हुआ है 2 ATM। तो nRT की वैल्यू और प्रेशर रख के वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो बेटा जी V1 अपना वॉल्यूम आ जाएगा निकालने के बाद 24.9 लीटर। और दूसरा कह रहा है कि V1 का आधा कर दीजिए, तो 24.5 का आधा करिएगा तो 12.25 लीटर आ जाएगा। बोलिए, हाँ अरे बोलिए बोलिए। हाँ तो 24.9 तो लिखा ही है। हाँ तो 9 बना लीजिए इसको, नहीं कोई प्रॉब्लम है। तो ई का हो जाएगा 45 हो जाएगा 0.45, बोलिएगा। और अब आपको वर्क निकालना है तो P डेल्टा V आ जाएगा। तो 4 और दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए भाई साहब, V2 माइनस V1 का। तो 4 और डिफरेंस कितना हमने निकाला था 12.5, और ये लगभग आ रहा है। जरा वॉल्यूम डिफरेंस माइनस में आएगा प्लस में आएगा, जरा देख सकते हो क्या? ये वाली वैल्यू बेटा जी, ये वाली वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात हो कि निगेटिव में तो वैल्यू आएगी, जो भी आएगी ना। तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे और 12 चौक 48 इस तरीके से आ जाएगा। 5 चौक 20, 2 12 चौक 48, 2 50, लगभग इस तरीके से वैल्यू आएगा। आप चेक कर लेना इसको जरा आंसर। तो ये अपना वैल्यू आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? इंटरनल अच्छा डेल्टा ई अपने पास मिल गया, Q प्लस W। Q इक्वल टू हीट निकालना है मुझे, तो डेल्टा ई माइनस W कर दीजिएगा। डेल्टा ये इधर कर लो, चाहे किसको निकालना यहीं छोड़ दो इसको, तो डेल्टा ई माइनस W ही तो होएगा। डेल्टा ई आपने क्या निकाला? कोई वैल्यू है डेल्टा ई का? कुछ दिया है क्या? बोलिएगा। आइडियल गैस प्रेशर इज कंप्रेस हाफ बाय अप्लाइंग कांस्टेंट प्रेशर। बेटा P कांस्टेंट दे रखा है, तो जब P कांस्टेंट दे रखा है और क्या दिया है, और क्या दिया? कोई ऐसा टेक्निकल टर्म होगा जहां पे वर्क इंटरनल एनर्जी 0 है। कोई न कोई ऐसा सवाल में टेक्निकल टर्म होना चाहिए जो ये बताए कि इंटरनल एनर्जी अंदर का 0 मिलेगा। बोलिएगा। अच्छा ये वर्क जो है ना वो लीटर एटीएम में आएगा, क्योंकि आप जो यूनिट रखे हो ना लीटर एटीएम का ही रखे हो, तो ये लीटर एटीएम में आ जाएगा। ठीक है, तो जरा एक चेक कर लो कि हमने इंटरनल एनर्जी को 0 रखा है, तो इंटरनल एनर्जी 0 कब हो पाएगा? डेल्टा ई Q प्लस W, और डेल्टा ई इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। तो प्रेशर अगर 0 है तो डेल्टा ई तो Q के बराबर आएगा ना, डेल्टा ई तो Q के बराबर आएगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि इंटरनल एनर्जी अपना जो है कुछ न कुछ होगा यहाँ। या तो इस टर्म में चेक करना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अच्छा हाँ ठीक है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट दे रखा है ना, 27 डिग्री सेल्सियस फिक्स दे रखा है ना, तो इसीलिए टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू तो खत्म हो जाएगी ना, इसीलिए इंटरनल एनर्जी 0 मैंने लिखा है। और तब जाके हीट जो आएगा 50 पॉइंट समथिंग लीटर एटीएम या 49.8, और लीटर एटीएम को जब आप जूल में बदलिएगा तो 101 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अपना आंसर बड़ा सुंदर तरीके से आ जाएगा। बोलिएगा, बात समझे कि नहीं? आप तो समझे कि नहीं? तो बेटा जी ये अपना सवाल मैंने इसका करा दिया, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे जब भी मिलेंगे
तो इंथैल्पी का लेक्चर हम लोग करेंगे, इंथैल्पी चेंज का लेक्चर करेंगे, इंथैल्पी निकालते कैसे हैं, कैसे डेरिवेशन करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, समझ रही हैं, तो उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार सबको, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।